Hello and welcome to the first day of accountancy of our RTG series, Raise the Grade series. आज पहला दिन है अकाउंटेंसी का। इसकी अनाउंसमेंट मैंने 25 दिसंबर को कर दी थी। आप लोगों से बोला था कि कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठना, ठीक है, ताकि जो मैं बोलता रहूं, जो मैं लिखता रहूं, उसके अपने नोट्स बनाते रहो, एग्जाम में मदद आएगा। इस बोर्ड पे मैंने काफी सारी चीजें एक साथ लिख दी है। एक पर्पज ये है कि मेरे को बार बार स्लाइड ना चेंज करनी पड़े, दूसरा है वो मैं इस स्लाइड के बाद बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ है, तो पहली बात डरना नहीं है, दूसरी बात जहां जहां मैं पॉइंट करूं सिर्फ वही देखना है। इधर उधर देखोगे तो पूरा कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जहां मैं लिखूं, जिस बारे में बात करूं, वहीं पे नजर रखनी है, इसके अलावा और कहीं भी नजर नहीं रखनी है। शुरू करते हैं। पहले दिन 11 दिन में पूरी अकाउंट्स कवर करेंगे। मेरा वादा है, आप लोग अगर साथ दोगे तो साथ कैसे देना है, वीडियो को एंड तक देख के और अपने दोस्तों को बता के, उन बैक बेंचर सब दोस्तों को बता के जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, तो वो 11 दिनों में उनका भला हो जाए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ के आ रहे हैं अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। मतलब क्या होता है अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग का? तो सबसे पहले अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग इज व्हाट? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। किस चीज का? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, अभी सारी चीजें बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यार देखने से बहुत बड़ी लग रही है, मेरे को पता है, इतने सारे कंफ्यूजिंग से शब्द एक साथ आ गए हैं, पता है, पर यही शब्द आसान होंगे। सीरीज है इन सारे शब्दों में, ठीक है, एक के बाद एक है, सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को याद करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप? ढूंढोगे, क्या ढूंढना है, क्या नहीं ढूंढना है, किस चीज का प्रोसेस है, पहले उस पर ध्यान देते हैं। भाई हमको ढूंढना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमको क्या ढूंढनी है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जब हम एक सिस्टम बना लेते हैं, उसको अकाउंटिंग कहते हैं। क्या बना लेते हैं? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बना लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं, उसको कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को पहले ढूंढो। किस में से ढूंढनी है? क्या रेत में गड़ी हुई है? नहीं। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। उस इंफॉर्मेशन में से, उस ट्रांजैक्शन में से ढूंढना है कि फाइनेंशियल नेचर की कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, मतलब पैसा जिसमें इन्वॉल्व है, फाइनेंस जिसमें इन्वॉल्व है, वो कितनी ट्रांजैक्शन है। उन ट्रांजैक्शन को पहले ढूंढो। क्या करना है? आइडेंटिफाई। फिर उनको नापो, एक्चुअल में कितने की हुई है। ढूंढ लिया कि 10 में से 4 फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, 4 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अच्छा, तो ये चारों कितने कितने रुपए की है? एक 50,000 की है, एक 10,000 की है, एक 1,00,000 की है, एक 80,000 की है। तो ये मेजर करना पड़ेगा। मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग। अब दिमाग में तो रहेगा नहीं, पूरे साल की इंफॉर्मेशन के पहली तारीख को कितने की ली थी और लास्ट में कितने की कह दी थी, वो दिमाग में तो रहेगा नहीं, याद करना तो पॉसिबल है नहीं। तो उसको लिख लो, रिकॉर्ड कर लो। अब एक बार रिकॉर्ड कर ली तो पता चलेगा पूरे साल में 100 ट्रांजैक्शन निकल के आई, 10 सिमिलर सी हैं, 10 एक नेचर की हैं, 10 दूसरे नेचर की हैं, 10 तीसरे नेचर की हैं, 20 एक कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, 40 ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल से रिलेटेड है, 30 ट्रांजैक्शन सिर्फ परचेज से रिलेटेड है। तो ऐसे हमें कैटेगरी मिलने चालू हो जाएगी। तो जब हमने सारी ट्रांजैक्शन को ढूंढ लिया, उनको नाप लिया, उनको लिख लिया, अब उनको कैटेगरी में डिवाइड करना चालू करेंगे। तो आ जाता है पॉइंट क्लासिफाइंग। नेक्स्ट पॉइंट है समराइजिंग। मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन लिख तो ली कैटेगरी वाइज, लेकिन वो अभी भी 100 ट्रांजैक्शन ही है, इतनी बड़ी ही है। सिर्फ इतना बदला है, फर्क सिर्फ इतना सा हुआ है कि पहले 100 ट्रांजैक्शन उल्टी सीधी लिखी हुई थी, अब एक ऑर्डर में लिखी हुई है। तो वो 100 ट्रांजैक्शन को अब समराइज करो। उस 100 का रिजल्ट 10 लाइन में लेके आओ, 20 लाइन में उस 100 का रिजल्ट दिखाओ, 10 लाइन में उस 100 का रिजल्ट दिखाओ। उसको कहते हैं समराइजिंग, ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। ईयर एंड में हमें सारी की सारी ट्रांजैक्शन ना पढ़नी पड़े, हम वो बस 10 लाइन पढ़ लें और हमें पता चल जाए कि भाई क्या पूरे साल में हुआ। फिर जब वो 10 लाइन पढ़ ली, अब उस इंफॉर्मेशन को करेंगे हम इंटरप्रेट, मतलब हम उसको करेंगे एनालाइज। देखेंगे कि अच्छा हमारा इससे क्या फायदा हो सकता है, हमको इससे क्या मिलेगा।
अच्छा हमने पूरे साल में इतने की सेल परचेज करी है, अच्छा हमारा सेल कम है, अच्छा ये है, अच्छा वो है। अब हम बैठ के उस पर दिमाग लगाएंगे, उस इंफॉर्मेशन पे, उस समरी पे हम बैठ के उसमें दिमाग लगाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, और फाइनली जो भी हमने निष्कर्ष निकाला है उसको कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स को। किसको कम्युनिकेट करके देंगे? अपने यूजर्स को। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आगे का टॉपिक है, देखते हैं कि कौन कौन से यूजर्स हैं। अभी के लिए सिर्फ एक बंदा है जिसका नाम है यूजर्स, सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। तो हम ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमने पूरे काम करके, समराइज करके और इंटरप्रेट करके हमने जो रिपोर्ट तैयार करी है, उस रिपोर्ट को हम अपने यूजर्स को भेज देंगे, ठीक है। ये मीनिंग है, डेफिनेशन है अकाउंटिंग का। ऑल्दो आपकी बुक में और भी 2-3 डेफिनेशन दी हुई हैं, बट एग्जाम में 1 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, तो सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है। अब जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े थे, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, वो सारे इसके फीचर्स बन गए। सबसे पहला फीचर है, वो सारे क्या बन गए इसके फीचर्स। सबसे पहला फीचर्स है आइडेंटिफाइंग। यहाँ पे भी आइडेंटिफाइंग था, यहाँ पे भी आइडेंटिफाइंग। क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया कि हमको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। दूसरा, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई की उसको मेजर करो। फीचर्स है ना ये इसके, यही है भाई। डेफिनेशन को तोड़ के एक सीधी लाइन में लिख दो, वो फीचर्स बन गए। फिर रिकॉर्डिंग आता है, क्लासिफिकेशन आता है, सबके मतलब मैंने आपको समझा दिया। समराइजिंग आता है, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग आता है, देन फाइनली कम्युनिकेटिंग आता है। आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। डेफिनेशन को हमने बहुत क्लियरली, काफी इलैबोरेट करके समझ लिया था। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। या अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो क्या चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए? अच्छा, मैं क्यों करा रहा हूं ये सब, क्यों मैं इतना सारा कुछ आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूं? सिंपल सा रीजन है भाई, अकाउंट्स की थ्योरीज वो चीज जो हम एग्जाम में छोड़ के जाते हैं। हम लोग ध्यान देते हैं प्रैक्टिकल्स पे, बड़े क्वेश्चंस पे, ज्यादातर इसलिए ताकि पास हो जाए, और अगर स्थिति थोड़ी सी अच्छी है तो इसलिए कि ठीक ठाक नंबर आ जाए। क्योंकि अकाउंट्स की थ्योरी मिला भी दोगे तो भी बस 30 to 40% बैठती है। लेकिन मेरा पर्पस क्या है आरटीजी सीरीज में? आपको पूरा करवाने का, थ्योरी भी लेके चलने की। बिकॉज जहां पे प्रैक्टिकल में नंबर नहीं आएंगे वहां पे थ्योरी नंबर देके जाएगी। डायरेक्टली अगर चीजें थ्योरी ही क्योंकि थ्योरी डायरेक्ट आती है ना, इसमें तुम्हें कोई केस स्टडी तो आने नहीं वाली, तो तुम्हें को ये फायदा है कि अगर याद है तो 100% मार्क्स तुम्हारे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि लास्ट में आके आंसर नहीं आ रहा, कोई कैलकुलेशन गलती हो गई तो कम नंबर मिलते हैं ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, गलती हो गई तो 5 मिलेंगे, 4 मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, याद है तो पूरे 6 के 6 नंबर मिलते हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग, सबसे ज्यादा नंबर तुम थ्योरी में से निकाल सकते हो, इसलिए मैं तुमको थ्योरी करवा रहा हूँ। वरना मैं भी डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आ सकता था, जैसे 12th वालों के लिए आ रहे हैं ना, डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आ रहे हैं। खैर उनका तो रीजन कुछ और है, चलो कोई। तो हम क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के जो हमको अपने दिमाग में रखने चाहिए अकाउंटिंग करते वक्त? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कि भाई हमको अकाउंटिंग का, अकाउंट्स का रिकॉर्ड्स बनाना है, उसको अच्छे से अपने पास पूरी इंफॉर्मेशन रखनी है कि पूरे साल क्या क्या हुआ। सेकंड है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब भाई किसके अकाउंट्स बना रहे हैं? बिजनेस के, और बिजनेस का एक सबसे बड़ा एक मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख के कि वो बिजनेस असल में प्रॉफिट कमा भी रहा है या नहीं, कितना कमा रहा है, कितना नहीं। वो भी हमको ऑब्जेक्टिव है, वो भी हमारे दिमाग में पॉइंट रहना चाहिए जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं। हम अकाउंट्स उसी तरीके से बनाए कि हमको प्रॉफिट निकालने में आसानी हो। तीसरा है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। जैसे कि हमने बात करी ऊपर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में, कि हमने समरी को पढ़ा और उसको देखा कि अच्छा भाई ऐसा हो रहा है, अच्छा हमने इतना साल में इतने का खर्चा किया, अच्छा इतने की हमारी सेल हुई। अच्छा जान के हम करेंगे क्या? बस जान के ठीक है समझ गए खाली बैठ जाओ? नहीं, मैनेजमेंट आगे के डिसीजन लेने में उस इंफॉर्मेशन का यूज करेगी, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करेगी, मतलब फैसिलिटी देगी, मैनेजमेंट का काम आसान करेगी ये अकाउंटिंग आगे के डिसीजंस लेने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स।
प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। बात करें कि यूजर्स को कम्युनिकेट करनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजर्स का फिर वही है कि हम उस हिसाब से अपनी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें ताकि हम उसको आगे जाके इजीली शेयर कर पाए और जो सामने वाले बंदे को भेज रहे हैं उसको भी आराम से वो चीजें समझ में आ जाए, उसको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अच्छा, रिकॉर्ड्स बनाने का, अकाउंटिंग करने का एक मोटिव ये भी है कि हम अपने बिजनेस के एसेट्स को सेव कर पाए। बिजनेस के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है। अब अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमको पता नहीं रहेगा कि कौन सी कहां बिजनेस की कहां कहां कितनी कितनी जमीन है, कितनी कितनी एसेट है, कितनी कितनी प्रॉपर्टी है। बिजनेस का ओनर जब तक है तब तक है, जब वो ओनर बदला जाएगा नए वाले को कुछ पता नहीं होगा क्योंकि कोई रिकॉर्ड, कोई रिटर्न तो कहीं है ही नहीं। तो फर्म की प्रॉपर्टी मान लो 5 जगह प्रॉपर्टी थी, दूसरा बंदा बदला, मतलब कंपनी का ओनर, सीईओ, व्हाटएवर, वो बदला, उसको बता, अच्छा कुछ लिखा हुआ नहीं है ना, तो किसी के पास भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो उसको 5 की जगह बोला कि कंपनी के पास 4 ही प्रॉपर्टी है। तो जो एक प्रॉपर्टी रह गई उसको बताने से उसके लिए, नए बंदे के लिए तो वो प्रॉपर्टी है ही नहीं ना, तो उसमें तो कोई भी कब्जा कर सकता है। लेकिन अगर वहीं हमारे पास लिखा हुआ होगा कि फर्म के भाई 5 प्रॉपर्टी हैं, इधर 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 इस एरिया में वो प्रॉपर्टी है, तो जो भी नया बंदा बिजनेस में आएगा उसको ये पता रहेगा कि अच्छा भैया ये प्रॉपर्टी है, और वो कंटिन्यूसली जाके उस पर अपना कंट्रोल लगा सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है, उसको आगे ग्रो कर सकता है और खरीद सकता है, बेच सकता है, व्हाटएवर। तो सारी चीजों का लिखा होना यही इसीलिए ही जरूरी है ताकि हमारे एसेट्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहें। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स कि क्या हमारे दिमाग में रहना चाहिए अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को, अकाउंटिंग के सारे तामझाम को बनाते वक्त। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस हमको ये बताएगा कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का काम क्या है, ठीक है, किस काम में ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमको यूजफुल रहने वाली है। तो सबसे पहला काम है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नॉर्मल सी बात है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग प्रोसेस का एक काम है, ठीक है। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? आई होप आपने क्लास में थोड़ा बहुत सुना होगा क्योंकि ये तो साल के एंड में आ रही है सीरीज, तो आपने नाम सुने होंगे ट्रेडिंग एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लास्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना भी अकाउंटिंग का एक काम है, उसका एक फंक्शन है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि आप किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के बता सकते हो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है। एक तरीके से वो समराइजिंग वाले स्टेप में आता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन से स्टेप पे क्या क्या आता है, पर उससे पहले मैं फटाफट पॉइंट्स को गो थ्रू करते हैं। थर्ड पॉइंट है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। जब हमारे पास एक अच्छी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट की स्टेटमेंट, बैलेंस शीट तैयार होती है तो हमको फायदा ये होता है कि वो हमको लीगली बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है, क्योंकि लॉ ऐसा मानने लगता है कि कोई कंपनी अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बना रही है तो असली है, वो ऑथेंटिक है, वो झूठी नहीं है, वो भाग नहीं जाएगी, तो जिसकी वजह से लीगली उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट कोर्ट में भी एक्सेप्टेड होती है। अब कोर्ट में किसी ने आरोप लगाया बिजनेस के ऊपर कि बिजनेस जो है वो उसकी जो संपत्ति है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया ना कि 5वीं प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया। अब अपन चलो नए बिजनेस ओनर को कहीं से पता लग गया कि अच्छा वो 5वीं भी अपन की, वो गया वहां पे देखा कि किसी डॉन ने कब्जा कर रखा है, और वो उससे छुड़ाने लगा। अब नहीं छोड़े भाई, रोते रोते बिजनेसमैन गया कोर्ट के पास, सर देखो मेरी बैलेंस शीट, अगर उसके पास रिकॉर्ड मेंटेन होंगे तो क्या फायदा होगा कि सर देखो मेरी बैलेंस शीट पे ये प्रॉपर्टी मेरी दिखा रहा है, मेरे पास ये प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस के बाद बहुत पहले से, और इस गुंडे ने जो है ये हथिया ली। तो ये रिकॉर्ड्स, ये स्टेटमेंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोर्ट में मान्य है, कोर्ट में एडमिसिबल है। तो कोर्ट कहेगी हाँ भाई ये बिजनेस के पास प्रॉपर्टी थी, तो गुंडा लोग तुम लोग इसको छोड़ दो, प्रॉपर्टी को छोड़ दो, और ये बिजनेस आराम से चलाएगा, बिजनेस की है, प्रॉपर्टी है। तो वो लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी काफी बार मदद आ जाती है। कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन बन गया लीगल, ये
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया, अब इसको कम्युनिकेट करो, ये भी फंक्शन है कि भाई जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसकी जरूरत है, जो मांग रहा है, उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। फिर आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, जैसे कि हमने बात करी कि भैया आगे के डिसीजंस लेने के लिए कि अगर देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा कि हमारा खर्चा बहुत हो रहा है, तो अगले साल से हम खर्चे थोड़ा कम करेंगे, हम परचेज ज्यादा कर रहे हैं, हमारा उतना सप्लाई हो नहीं रहा है, हमारी उतनी सेल हो नहीं रही है, तो अगले साल से हम परचेज थोड़ी कम करेंगे, जब ऑर्डर आएगा तभी परचेज करेंगे, हम फालतू में परचेज करके रॉ मटेरियल को नहीं रखेंगे। तो वो चीज आगे मैनेजमेंट को असिस्ट करती है, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो ये भी उसका एक फंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस। हालांकि एक और पॉइंट था डिसएडवांटेजेस, वो मैंने इस स्लाइड में नहीं लिखा है, उसका रीजन है एडवांटेज, उसका रीजन बेसिकली ये है कि इस एक ही स्लाइड में इतना सारा लिखने का, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर से पॉइंट है। आप देखो असिस्टेंस इन मैनेजमेंट यहाँ भी है, असिस्टेंस इन मैनेजमेंट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी हमने कहीं पढ़ा था फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो एक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, हर टॉपिक में रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम में या तो वो तुमसे एक ही टॉपिक पूछेगा, या तो वो एडवांटेज लिखने को बोलेगा, या वो फंक्शंस लिखने को बोलेगा, या वो ऑब्जेक्टिव्स लिखने को बोलेगा। तो अगर कोई ऐसे पॉइंट है जो तीनों में स्टपनी टाइप है ना, कहीं भी फिट हो जाते हैं, तो अगर हमारे पास कोई ऐसे पॉइंट है जो कहीं भी फिट हो जाए, तो हम अगर सिर्फ इन्हीं पॉइंट को रट लें, तो जो भी आएगा हम तीनों में से हम उसको लिख पाएंगे, हम उसमें वो स्टेपनी फिट कर देंगे, वो पॉइंट्स लिख देंगे, और हमें 0 तो नहीं मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है। अगर मान लो 3 पॉइंट्स कॉमन निकल के आए हैं, 5 में से, 6 में से, 7 में से, तो जो भी क्वेश्चन आएगा हम 3 तो लिख ही देंगे। तो वो वाला केस है। डिसएडवांटेजेस यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी हुई है क्योंकि डिसएडवांटेज इन सबसे थोड़ा सी अलग हो जाती है, वो थोड़ी नेगेटिव हो जाती है ना, ये तीनों चीजें पॉजिटिव है, तो वो तो वैसे भी मैच नहीं होती, तो फालतू में जगह के लिए क्या करता है। ओके, तो बैक टू एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है अकाउंटिंग के। सबसे पहला फायदा भाई असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, भाई मैनेजमेंट को बहुत हेल्प मिलती है, उसको बहुत असिस्टेंस मिलती है आगे के डिसीजंस लेने में और आगे की प्लानिंग करने में। रिप्लेसेस मेमोरी, हर चीज को याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है, हर चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज लिखी हुई है, तुम हर चीज याद कर भी नहीं सकते, ठीक है। अभी एग्जांपल ये था ना, साल में 100 ट्रांजेक्शन है, तो 100 की 100 थोड़ी याद करोगे, खैर 100 होती नहीं है, बहुत सारी होती। फिर आता है फैसिलिटेटिंग कंपैरिजन। आपके पास पिछले साल की बैलेंस शीट है, इस साल की भी बैलेंस शीट है, अगले साल की भी बैलेंस शीट, मतलब उससे पिछले साल की भी बैलेंस शीट है, तीनों साल की बैलेंस शीट है। अब आप आराम से अपने घर जाओ, तीनों को बराबर बराबर में रख के आप देख सकते हो कि मेरा बिजनेस इस ईयर से इस ईयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, इस ईयर से इस ईयर कैसे परफॉर्म कर रहा है, तीनों बैलेंस शीट में कितना अंतर है, पहले हम ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, अब हम कम प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्यों कम कमा रहे हैं, तो क्यों कमा रहे हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस खोलेंगे तीनों साल के, कि अच्छा पहले हम ये खर्चे नहीं कर रहे थे, अब हम ये खर्चे कर रहे हैं। तो कंपैरिजन स्टडी बहुत आसान हो जाती है, ना ही केवल अपनी ही अलग अलग सालों की कंपैरिजन, मतलब लेकिन मेरी कंपनी की कंपैरिजन विद दूसरी कंपटीशन वाली कंपनी के साथ भी हो जाती है। यहाँ पे कंपैरिजन 2 टाइप के आते हैं, एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन और एक इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म मतलब अपनी ही कंपनी के 3 साल 4 साल की हमने बैलेंस शीट इकट्ठी कर ली और हम अपनी ही कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं। और इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब मेरी कंपनी, मेरी एक कॉम्पिटिटर कंपनी, दोनों की बैलेंस शीट को उठा के हम लोग रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि क्यों एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्यों मेरी कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है, क्या क्या रीजंस है, वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा, या वो ऐसा क्या नहीं कर रहे जो मैं कर रहा हूं। तो इंट्रा फर्म के अंदर भी कंपैरिजन और इंटर फर्म के बाहर भी कंपैरिजन आसान करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इनेबल सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस। आप दिखा सकते हो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं ना बिजनेस के जो कि टैक्सेस की जिसमें छूट मिलती है, जैसे CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बिजनेस अपने प्रॉफिट का 1%, 2%, 3% सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बिजनेस में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे आगे, बिजनेस में तो खैर पूरा चैप्टर ही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एथिक्स करके, चैप्टर नंबर 6। तो अगर कोई बिजनेस अपना प्रॉफिट सोसाइटी के लिए यूज करता है, समाज सेवा में खर्च करता है, तो वो जितने पैसे खर्च, तो हम अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है फैसिलिटेट्स लोन। फैसिलिटेट्स लोन का ये होता है कि भाई अगर कोई बैंक के पास आप लोन लेने जाओ और आपकी सारी अकाउंटिंग
इंफॉर्मेशन मस्ट है, सारी चीजें मेंटेन है, अकाउंटिंग की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है, तो बैंक आपको ज्यादा लोन देगा। बैंक आपको पहले लोन देगा कंपेयर टू वो कंपनीज जिनके पास ये सारी चीजें रेडी नहीं है, बिकॉज उससे बैंक को लगता है कि आप ज्यादा ऑथेंटिक हो, आप उनके पैसे वापस कर पाओगे और आप की क्रेडिबिलिटी बेसिकली ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस इन कोर्ट। जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कोर्ट में एडमिसिबल है, मान्य है। आप कोर्ट में जाओ, उनको दिखा के आप प्ली कर सकते हो, आप वहां पे केस लड़ सकते हो बेसिस ऑन दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। जैसे कि हमने अभी बात करी थी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका अचार पापड़ का बिजनेस है, ठीक है। अब इससे कोई टीएमके ओसी बीड़े के पास मत पहुंच जाना, वापस आ जाओ यहीं पे। आपका अचार पापड़ का बिजनेस और आपका हो जाता है ट्रांसफर। उस बिजनेस में आपने सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई हुई है, सारी प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करी है, और ट्रांसफर हो गया तो आप यू कैन नॉट कंटिन्यू विद दैट बिजनेस। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस बिजनेस को बंद कर दो और शिफ्ट हो जाओ, या फिर आप उस बिजनेस को किसी को बेच दो और फिर शिफ्ट हो जाओ। बंद करने से कुछ नहीं मिलेगा, बेचने से बदले में आपको मिलेंगे पैसे। तो ये ऑप्शन ज्यादा फिजिबल है। अच्छा, सेल ऑफ बिजनेस के टाइम पे जब आप बिजनेस बेच रहे हो, तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि कोई भी आपका बिजनेस आसानी से खरीद लेगा, बिकॉज अब आपके पास एक बिजनेस मॉडल है जो कि उनको पैसा देके कमाएगा। आप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे बिकॉज आपका कोई और रीजन है, इसलिए नहीं कि वो बिजनेस लॉस कर रहा था, इसलिए बिकॉज अब आप और उस जगह रह नहीं सकते। तो सेल ऑफ बिजनेस के टाइम पे भी ये स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी, सिर्फ एक डिसएडवांटेजेस और छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, आगे डिस्कस करते हैं। इस स्लाइड को मैं यहीं कट करूंगा, 5 सेकेंड्स का ब्रेक टाइम है, फटाफट नहीं लिखा है, स्क्रीन को पॉज करके अभी लिख लो एंड लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले इट इज नॉट फुली एग्जैक्ट, बिकॉज हमें कुछ एस्टिमेट्स लेके चलने पड़ते हैं अकाउंटिंग में। जैसे कि आपने देखा होगा डेटर्स के अंदर होता है बैड डेट्स, ठीक है। प्रोविजंस जो हम बनाते हैं, रिजर्व्स जो हम बनाते हैं, हालांकि प्रोविजन और रिजर्व की थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो पूरा साल पढ़ा ही है ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। तो नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, अपन है यार। तो प्रोविजन जो हम बनाते हैं, रिजर्व्स जो हम क्रिएट करते हैं, वो हम एस्टिमेट लेके क्रिएट करते हैं कि मान लो अगर मेरे को पता है मेरा पूरे साल में 3,000 रुपए डूबेगा ही डूबेगा, और आज मेरे पास ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं 3,000 रुपए सेव करके रखूं कि बाद में अगर मेरा 3,000 रुपए डूबता है तो कम से कम मेरा ये जो मैंने पैसा सेव कर रखा है मैं तब उसको यूज करूंगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एस्टिमेट लेते हैं क्योंकि आगे डूबने वाला है, ठीक है। वी डोंट नो, हो सकता है 3 की जगह 4 डूबे, हो सकता है 3 की जगह 2 ही डूबे, तो हम एस्टिमेट लेते हैं, इसलिए अकाउंटिंग कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती है। दूसरा, तो हम लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, दूसरा है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमको ना एस्टिमेट्स लगाया हमने, वो तो बात ठीक है, चलो हमने एस्टिमेट लगाया, बट उसके अलावा भी, एस्टिमेट्स के अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ कन्वेंशंस पे ध्यान देना पड़ता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, आगे थ्योरी का चैप्टर है, हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ कन्वेंशन पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि एक हमारा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, या ठीक है, उसमें क्या होता है, हम ये मानते हैं कि बिजनेस भाई हमने आज चालू किया है, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। उस हिसाब से जो हमने एसेट आज खरीदे, हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं अपनी मर्जी से, इतना रेट लगा दिया, इस मेथड से लगा दिया, ठीक है, जो अपने मन में आ रहा है हम वो कर रहे हैं, और साल के एंड में डेप्रिसिएशन माइनस करके कुछ वैल्यू हमने निकाल के रख ली एसेट की। बट यहाँ पे चेंज ये है कि हो सकता है उस टाइम पे एसेट की वो वैल्यू हो ही ना, उससे ज्यादा हो या उससे कम हो, मार्केट में जाओगे, ठीक है। मैंने एक गाड़ी खरीदी थी 4 लाख की, मैंने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, 3 लाख पहुंच गई आज। अब मैं उसको मार्केट में बेचने लगा, पता चला कि यार वो तो सिर्फ 2 ही लाख में बिकेगी, या हो सकता है कि मैं मार्केट में बेचने गया और मेरे को पता चला कि यार वो तो 3.5 लाख में बिक जाएगी। तो मैंने अपनी बुक्स में क्या दिखा रखा है, 3 लाख, लेकिन वो वैल्यू एक्चुअल जो मार्केट में वो उस चीज की जो वैल्यू है वो 3 लाख से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो हम एक कभी भी एग्जैक्ट कुछ नहीं दिखा सकते, तो बहुत ही अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन
अकाउंटिंग दिखाता है। तीसरा, इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटी को नजरअंदाज करता है अकाउंटिंग। एक बात माननी पड़ेगी, सबसे बेस्ट रिसोर्स जो भी बिजनेस के पास होता है वो है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स की क्या स्किल्स हैं, क्या उसकी कैपेसिटीज हैं, उनके इमोशंस, लेबर स्ट्राइक हो गई है जी, आज एम्प्लॉय की स्ट्राइक हो गई है, इन सारी चीजों को अकाउंटिंग गिनता ही नहीं है। तो क्वालिटी एस्पेक्ट को टोटली अकाउंटिंग इग्नोर करता है। चौथा पॉइंट है, इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। डॉलर टू रूपी प्राइस का लेवल होता है ना, डॉलर बढ़ रहा है, रूपी गिर रहा है, रूपी बढ़ेगा, डॉलर गिरेगा, तो मतलब प्राइस लेवल में चेंज है। इन्फ्लेशन जैसे चेंजेस अकाउंटिंग में काउंट ही नहीं होते। ठीक है, आप उसमें प्राइस लेवल की चेंज नहीं देखते, उसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं देखा जाता। तो उस केस में क्या होता है, अकाउंटिंग एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट नॉलेज हमको नहीं दे पाता है, जिस वजह से इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग इग्नोर करता है। और देखा जाए तो सही भी है भाई, अगर हम उसको कंसीडर करने जाएंगे तो अकाउंटिंग इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि हम जो शायद अब आसानी से पढ़ पा रहे हैं वो हम पढ़ ही ना पाए, हमारे से कई ऊंचाई वाली लेवल पे पहुंच जाएगा। पांचवा है, मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब कई ऐसे एरियाज हैं अकाउंटिंग में जिसके साथ अगर आप थोड़ी सी छेड़छाड़ कर लो, ठीक है, थोड़ी सी छेड़छाड़ कर लो, तो उससे आपका प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है, उससे आपका प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में, अगर कोई समझदार बंदा हुआ, कोई दिमाग वाला हुआ जिसे अच्छी सी नॉलेज है इस चीज की, वो इन चीजों के साथ छेड़छाड़ करके अपनी कंपनी का या किसी और की कंपनी का टैक्स बचवा भी सकता है और उसका प्रॉफिट कम भी दिखा सकता है। बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, वहां उस केस में भी अकाउंटिंग कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। ठीक है, लिमिटेशंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, लेकिन जो मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहा हूं दैट इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वो पहले इतना पूछा नहीं जाता था। मैं कह सकता था कि इसको पहले इग्नोर कर दो, लेकिन अब क्योंकि 1 मार्कर्स एमसीक्यू ज्यादा है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि इसको इग्नोर करो। क्या चीज है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब अकाउंटिंग 3 टाइप की है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल आप बाद में पढ़ोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ये वही अकाउंटिंग है जो जिसके बारे में इतनी देर से बात हो रही है कि रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्टार्टिंग से यही कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, ब्ला 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 करो, किसका, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये असर्टेन करती है, क्या असर्टेन करती है, कॉस्ट। किस चीज की कॉस्ट, भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट, तुम्हारी सर्विसेज की कॉस्ट, तुम्हारे ऑपरेशंस की कॉस्ट, तुम्हारे प्रोडक्शन की कॉस्ट, इन सारी चीजों की कॉस्ट कि जब हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की बात करें तब आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजरियल अकाउंटिंग मतलब ऐसी अकाउंटिंग जो फायदा दे मैनेजर्स को ज्यादा, और मैनेजर्स को किस चीज पे ज्यादा फायदा है, बिजनेस के ओनर्स को किस चीज से ज्यादा मतलब है, फंड्स और प्रॉफिट से। तो ऐसी अकाउंटिंग जो कि फंड्स और प्रॉफिट से रिलेट करती है उसको कहते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। 1 मार्कर्स में पूछा जा सकता है, पूछ लिया कि व्हाट डज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेट टू, 4 ऑप्शन है, एक सेलेक्ट करो, इसलिए मैं ये नहीं छुड़वा रहा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बुक कीपिंग वर्सेज अकाउंटेंसी वर्सेज अकाउंटिंग। छोटा सा टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम यूजेस ऑफ अकाउंटिंग करके चैप्टर खत्म करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वही कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूरी होगा, मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा। तो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग भी एक बार के लिए अकाउंटेंसी को थोड़ा सा इग्नोर कर दो, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग देखते हैं, बिकॉज एग्जाम में 3 नंबर के लिए डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। शायद मेरे किसी प्री बोर्ड में आया था एक क्वेश्चन। तो बुक कीपिंग हमने याद है स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या क्या था, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये डेफिनेशन थी। अच्छा, मेरी राइटिंग ना थोड़ी सी ऐसी है, तो अगर मेरी राइटिंग ना समझ में आए तो या तो जब मैं रीड आउट कर रहा होता हूँ, बोल रहा होता हूँ, तब लिख लिया करो, या अपनी किताब खोल के बैठोगे ना, उसमें एग्जैक्ट यही चीज है, यही शब्द लिखे हुए हैं, तो अंडरलाइन कर लो यार, लिखना विखना सब छोड़ो, अंडरलाइन कर लो। ठीक है, हाईलाइट कर लो उसको अच्छे से हाईलाइटर से, ताकि एग्जाम के टाइम पे किताब खोलो तो सबसे पहले नजर वहीं जाए। तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये 4 चीजें जो हैं ये आती हैं बुक कीपिंग के अंदर, और इसके बाद वाली समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग आती है अकाउंटिंग के अंदर। मैंने कहा था बीच वाले कॉलम को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो।
तो बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या आता है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। और इसके आगे के 3 स्टेप कहां आते हैं? अकाउंटिंग के अंदर, मतलब समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है, पहला स्टेज है, और इसके बाद सेकेंडरी स्टेज क्या है? अकाउंटिंग। समझ में आया? 2 पॉइंट याद हुए? डिफरेंस के लिए भी अगर लिखना आता है तो आप बता सकते हो दिस इज इट रिलेट्स टू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और उधर लिख सकते हो इट रिलेट्स टू समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द ओन यूजर्स। इधर लिख सकते हो इट इज प्राइमरी स्टेज एंड उधर लिख सकते हो इट इज सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो है इट मेंटेन रिकॉर्ड्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमको रिजल्ट्स पे फोकस करना है, हमको रिजल्ट्स ध्यान निकालने हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असर्टेन रिजल्ट्स। 3 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, मैंने आपको 3 पॉइंट करवा दिए। इसकी एक डेफिनेशन है, कभी काम आए या 1 नंबर में पूछ ले उसके लिए, कि इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल मॉनेटरी एस्पेक्ट, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किस चीज की? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। ठीक है, क्लियर हुआ? फंबल हो जाता है भाई, तेज बोलना पड़ता है, कोई बात नहीं, ध्यान मत देना यार। समझ में आया? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग पहली स्टेज है, इसमें पहले की 4 चीजें आएंगी और उसके बाद अकाउंटिंग चालू होती है। जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग चालू होती है। अकाउंटेंसी क्यों बीच में इतना सीना तान के खड़ा हुआ भाई? अकाउंटेंसी क्या है? इट इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग जो हमने पढ़ा, इसका सिस्टमैटिक नॉलेज, जब इसको तमीज में 1 by 1 स्टेप वाइज रूल्स रेगुलेशन जितनी भी है सब फॉलो करके, इवन बुक कीपिंग भी आती है, अगले पॉइंट में देखेंगे, सब फॉलो करके जब इसको तमीज में किताब की फॉर्म में पढ़ोगे, उसको कहते हैं अकाउंटेंसी। इसलिए हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। हमारे सब्जेक्ट का नाम अकाउंटिंग नहीं है, हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एंटायर बॉडी ऑफ, इट इज व्हाट? इट इज द एंटायर बॉडी ऑफ, अच्छा जो ध्यान देने वाली बात है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। एंटायर बॉडी मतलब इसमें ये भी इंक्लूड होता है, इसमें ये भी इंक्लूड होता है, और थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें इंक्लूड होती हैं अकाउंटिंग की। समझ में आया? जा रहा है? थोड़ी सी लंबी हो रही है वीडियो, मेरे को पता है, मैंने बोला था आधे घंटे की होगी, बट कोई बात नहीं यार, लास्ट टॉपिक है, फटाफट खत्म करते हैं, क्यों फालतू में इसको अगली वीडियो तक लेके जाओ। 5 सेकंड है, फटाफट से लिखो, अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, तो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हम इतनी देर से देख रहे हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूजर्स लेते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं। कौन है भाई ये यूजर्स? चलो पता लगाते हैं। 2 टाइप के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स, मैंने कहा था ये शेप मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और एक एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब जो कंपनी के अंदर हैं और उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनको इंटरनल यूजर्स कहते हैं। और जो लोग कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, मतलब कंपनी के अंदर नहीं, कंपनी के बाहर है, लेकिन उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स हो सकता है कंपनी का ओनर, भाई जो कंपनी का मालिक है उसे तो चाहिए ही, पता होना ही चाहिए उसकी कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या नहीं है, कितने प्रॉफिट है, कितने लॉसेज है। मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि आगे के डिसीजंस लेने में काम आते हैं। ठीक है, एक बंदा ओनर होता है, वो अपने नीचे सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, सीईओ सब रखता है। अब क्या टर्म्स हैं वो बिजनेस में आज में आ जाओ तब पता चलेगा क्या ऑन होते हैं, सीईओ, सीएमओ, सीएफओ, सीएसओ। तो वो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको जरूरी इन्फॉर्मेशन ताकि वो आगे जाके अपनी आगे की प्लानिंग कर सकें, अपने आगे की डिसीजंस बना सकें। और एम्प्लॉयज और वर्कर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत इसलिए होती है ताकि वो ये देख सकें भाई हमको जो सैलरी मिल रही है वो सही तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस कमा बहुत सारा रही है और हमको थोड़ा सा दे रही है। हमको बोनस कब मिलता है, कितना मिलता है, ऐसा तो नहीं कि हमने जितना काम किया उससे जो प्रॉफिट हुआ उसके बदले में हमें बोनस मिला ही नहीं, मिला तो बहुत कम मिला। तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड रहते हैं कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में परफॉर्म कैसा कर रही है। अगर पता चले हम तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, ऊपर बैठे हुए लोग काम नहीं कर रहे, उनकी वजह से कंपनी डूबे जा रही है, लॉस में जाए जा रही है,
तो इस वजह से उनको देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मतलब क्या है उसमें, क्या नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स पे आते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिजनेस को लोन देते हैं, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन जाननी जरूरी हो जाती है कि भाई क्या बिजनेस हमारा पैसा वापस कर पाएगा, जो हम बिजनेस को लोन दे रहे हैं क्या वो बिजनेस लोन वापस कर पाएगा, और वो कैसे पता चलेगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को देख के। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है मतलब इन्वेस्टर्स, और जो लगा सकते हैं मतलब पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। तो जिन्होंने ऑलरेडी पैसा लगा रखा है उनके लिए बिजनेस की स्टेट जानना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना इसलिए जरूरी है कि ये देखे कि भाई जो उनका पैसा लगा है सही जगह तो लगा है ना। अगर उनको ऐसा लगे कि भाई ये कंपनी डूब रही है, आगे जाके मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, तो वो अभी कंपनी में से अपना पैसा निकाल लेंगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ये देखने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। इन्वेस्टर कौन होता है? जो पैसा लगाता है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन? जो पैसा लगा सकता है बट अभी कंफ्यूजन की स्टेट में कि लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो कंफ्यूजन दूर कैसे होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के। ठीक है, क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसा दे रखा है उनको चाहिए भाई कंपनी की मेरे को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे तू। क्यों? ताकि मेरे को पता चले कि मेरा पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, मैं इसको और उधारी पे। क्रेडिटर्स कौन? जो उधारी पे सामान देते हैं। ठीक है, बिजनेस सामान लेता है वो उधारी पे ले लेता जाता है कि पैसे जब हमारा गुड बिकेगा, जब तुम्हारा माल हमारे पास आएगा और हम उससे अपना गुड बनाएंगे और जब वो गुड मार्केट में बिकेगा तब उससे जो पैसा आएगा वो हम तुम्हें देंगे। कोई जब उससे जो पैसा आएगा तब हम वो तुम्हें देंगे। तो जो उधारी पे सामान देते हैं क्रेडिटर्स कहते हैं उनको। तो वो क्रेडिटर्स ये देखते हैं कि क्या ये बिजनेस मेरा पैसा वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। गवर्नमेंट और अथॉरिटी भी कंट्रोल रखती है, देखती है भाई कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा, टैक्स तो नहीं चुरा रहे वो, जैसे कि अभी विंडो ड्रेसिंग की हमने बात करी थी। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिखा ज्यादा रहे हैं कम या दिखा कम रहे हैं ज्यादा। और लोग उसके बाद भी कई सारे फ्रॉड हो जाते हैं, लोग ज्यादा दिन इंडिया में फ्रॉड ही होते रहते हैं, लेकिन पता चल जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट कोशिश करती है उनको रोकने की। कैसे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देख के। दूसरा होता है रिसर्चर्स, जो लोग रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो और जो पैसा है बंदा है उसको पैसा लगाना है, तो पहले वो कंपनी की इंफॉर्मेशन देखेगा, वो रिसर्च करेगा कंपनी के बारे में कि मैं इस कंपनी का शेयर खरीदूं ना खरीदूं, क्या ये शेयर आगे ऊपर जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो वो चीज वो इसके लिए उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। दिस वाज द लास्ट टॉपिक। इसके बाद भी थोड़ा सा है बट वो इतना पूछा नहीं जाता, तो मैं फालतू में बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग का खत्म हुआ। पहले दिन 14 जनवरी की पहली वीडियो, एक शाम में भी आएगी, कोई बात नहीं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे और आगे की सीरीज चाहिए तो 2 काम करना है। एक तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि आगे की वीडियो टाइम पे मिल जाए, जल्दी से मिल जाए। और दूसरा, अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो करना शेयर, ताकि सीरीज को भाई फैला दो। जितना सीरीज बढ़ेगी उतना मेरे को मजा आएगा वीडियो बनाने में, आपको पढ़ाने में, उतना मेरे को अच्छा लगेगा और उतना ही आपको अच्छा लगेगा। तो 2 काम मैंने आपको बता दिए, बाकी तो तुम समझदार हो ही, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।